करीब 2 हफ्ते से जब से राष्ट्रपति चुनाव की एनडीए के उम्मीदवार की घोषणा हुई है, आपके महागठबंधन में तानातनी चल रही है। खासकर कांग्रेस पार्टी के महासचिव जो सीनियर मोस्ट लीडर है उन्होंने कहा कि आप डिफरेंट आइडियोलॉजी के आदमी हैं। उस पर आपको क्या कहना है? गुलाम नबी आजाद ने कहा कि नीतीश कुमार की एक से अधिक विचारधारा को सब्सक्राइब करते हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये बिहार के महागठबंधन का कोई भविष्य है? कल हमारे पार्टी की स्टेट एग्जीक्यूटिव की बैठक और स्टेट एग्जीक्यूटिव की बैठक बैठक पूरी पार्टी, लेकिन और उसमें सब लोग अपनी बात रखते हैं और हम लोगों को भी एक एक बात स्टेट एग्जीक्यूटिव में एक एक चीज को बताना पड़ता है। हमको सब बता रहे हैं, लेकिन हमको क्या मालूम है कि बगल में ऊपर में वेंटिलेटर था, थोड़ा सा उसमें गैप था। तो यहाँ पर तो मौजूदे हैं, अब किसी को पॉइंट आउट क्या करें? वो अपना जाकर के क्या करते हैं, माइक उसको जाकर अगर लगाए हो तो नीचे न कोई कंटेंट क्या बोल रहे से कोई मतलब नहीं और चलता रहा। पार्टी के अंदर कोई बात बताई जाती है, एक्सप्लेन की जाती है, तो पार्टी के अंदर एक चीज होती है और हर एक पॉलिटिकल पार्टी का ये दायित्व होता है। और पार्टी जब कोई चीज रिजॉल्व करती है उसका पब्लिक अनाउंसमेंट। लेकिन अब जब यहाँ तक आप कर लीजिएगा तो बड़ा मुश्किल है। पार्टी के अंदर की बैठक का सब कुछ बात जो पूछ रहे हैं सब कोई बात नहीं, मेरे व्यक्ति की ट्रेन था उसके बारे में कुछ भी बात की हमने भी। जब 23 तारीख को ही एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद से तो कोई बात है नहीं। और जब आजाद साहब का कोई बयान आया तो जेडीयू की तरफ से उस पर जो भी जिसको करना था हो गया। अब चीजों को ये ऐसी चीज है कि एक पृथक घटना, राष्ट्रपति का चुनाव और अलग अलग पार्टियों का अलग अलग विचार होता है, सोच होता है, तो उस हिसाब से पार्टियां निर्णय लेती हैं। इसमें किसी तरह की कोई बात अब इसको लेकर कुछ नहीं। हाँ, आप लोग तो चलाते रहिएगा, समस्या है कि टेलीविजन भी है, उसका वेबसाइट भी है, लेकिन हम लोगों की तरफ से जिनका जो स्टैंड है अब वो सब कुछ प्रकट है और वह कोई इशू नहीं। और हमारे बिहार में महागठबंधन की जो सरकार है, इसकी जो कार्यक्रम है उसको लागू करना हम लोगों की प्राथमिकता है और उसी काम में हम सब लगे हुए हैं। राज्य स्तरीय कार्यकारिणी की बैठक में आपने जो कुछ कहा उससे आप पीछे नहीं हट रहे हैं, ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप उस बातों को इनकार नहीं कर रहे हैं। सवाल ये है कि 2019 के लिए जो तैयारी, मैं प्रकाश कुमार मेरे से बताइए 2000 राज्य कार्यकारिणी की बैठक में कोई बात कही जाती है उसको पीछे रखना है। हम तो आपको बता रहे हैं कि राज्य कार्यकारिणी के अंदर की बात को उस तरह से नहीं निकालना चाहिए। हम आपको लोकतंत्र में और जो फंक्शनिंग है सब में थोड़ी मर्यादा का पालन करना चाहिए। हम तो यही कहेंगे, आप करके दिए तो हमको क्या दिक्कत? हम तो प्रेस की आज़ादी के इस कदर पक्षधर हैं कि अगर कोई गलत भी छापेगा चलाएगा भले गलत, लेकिन फिर भी हम आज़ादी के पक्षधर। इसलिए यह प्रश्न तो कोई औचित्य ही नहीं रखता है। हम स्टेट एग्जीक्यूटिव में कोई बात बोल रहे हैं पार्टी की मीटिंग में, उससे कौन पीछे हटने का मतलब पीछे ही हटने के लिए बोल रहे थे, लेकिन उस बात का इंटरप्रिटेशन बिला वजह दूसरे ढंग से करने की कोई आवश्यकता नहीं। पार्टी की जब मीटिंग होती है तो पार्टी में अपनी पॉलिसी, अपना प्रोग्राम
का आगे का प्रोग्राम, कंटेम्प्ररी इश्यूज, ये सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। जब डिस्कस होती हैं तो उसके कुछ चीज़ों को लेकर के अगर ऐसा कुछ लग रहा हो तो आप लोग मुबारक हो। 2019 की तैयारी को लेकर के भी बातचीत हुई है, तो क्या 2019 के लिए आप ये कोशिश करेंगे? आपने कहा है कि 2 बार आपने कोशिश की विपक्षी एकता को लाने के लिए, महागठबंधन बनाने की बात हुई, लेकिन ये कुछ नहीं हो रहा है। आखिर किस जगह पर ये बात नहीं हो रही है? क्या आप इस बात के पक्षधर हैं कि 2019 के लिए विपक्ष की तरफ से कोई चेहरा होना चाहिए? चेहरा वगैरह की बात नहीं कर सकते, लेकिन शुरू से हम लगातार इस बात की वकालत करते रहे, सिर्फ विपक्षी एकता नहीं बल्कि एक अल्टरनेटिव नैरेटिव भी होना चाहिए, एजेंडा तय होना चाहिए, वैकल्पिक क्या हमारा एजेंडा है, इसको लेकर हमें अपनी बात जनता के समक्ष रखनी चाहिए और इस आधार पर एकता और गुटबंदी होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि वह प्रभावी होगा, प्रभावकारी होगा। अकेले सिर्फ हम एकता की बात करें या चेहरा की बात करें तो वह उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना इफेक्टिव एक आप अल्टरनेटिव वैकल्पिक एजेंडा के साथ चले। और आपको मालूम होगा जब चिदम्बरम साहब ने मुझे बुलाया अपने किताब के विमोचन, और मुझे तो यह मालूम नहीं था, 12 साल से पटना में ही यहाँ पे ही हम केंद्रित थे, मैं तो नहीं मालूम था कि विमोचन होता है तो उसमें कुछ पैनल डिस्कशन होता है, ये तो हमको पता भी नहीं था। उनको आमंत्रित किया था पैनल डिस्कशन, बरखा तक थी, कई लोग वहाँ पर थे, उसमें भी हमसे पूछा तो हमने स्पष्ट तौर पर कहा कि भाई दिक्कत है और विपक्ष में विपक्ष की मजबूती के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने एजेंडा को आगे बढ़ाएं। रिएक्शन विपक्ष का करना धर्म, वो हम जो भी सत्ता पक्ष की बात है उसका जो विरोध करना है, उस पर जो अपनी प्रतिक्रिया देनी है वो हम करें, लेकिन उससे ज़्यादा वक्त हम सब लोगों को लगाना पड़ेगा अपने अल्टरनेटिव एजेंडा को जनता के सामने रखकर उस पर आगे बात बढ़ाने की। ये तो मेरी शुरू से राय है, आज से नहीं राय है। ऑल्टरनेटिव एजेंडा, आप ऑल्टरनेटिव एजेंडा का विकल्प क्यों नहीं देते हैं? क्या है ऑल्टरनेटिव एजेंडा, वो खुलकर बोलिए। ऑल्टरनेटिव एजेंडा कोई एक आदमी तय कर लेगा, ये तो पार्टी को मिलकर तय करना चाहिए कि हमारा क्या होगा आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, क्या हमारा एजेंडा हो, हम किस प्रकार से देश को आगे ले जाएंगे। आज का जो देश का माहौल है इसके बारे में आप अपना नैरेटिव, आप हमको किसी को कहते नहीं। गौरक्षा की बात होती है और आप देख रहे हैं, मैं अल्टरनेटिव कह रहे हैं कि लावारिस पशुओं की देखभाल का तो इंतजाम करिए, कैसी गौरक्षा। तो अगर इस प्रकार से आप अल्टरनेटिव अपनी तरफ से इन चीजों को रखेंगे तो वो प्रभावी होगा। सिर्फ बोलने से और प्रतिरोध करने से नहीं होता है। अल्टरनेटिव क्या है? हम तो इस चीज के पक्षधर हैं कि हर एक चीज के बारे में जो जनहित में है और देश के हित में उस पर हमें अपनी बात रखनी चाहिए और वो सेट करना चाहिए। और मैंने तो चिदम्बरम साहब के बुक रिलीज के फंक्शन में सामने श्री राहुल गांधी जी बैठे हुए थे, तो हमने कहा कांग्रेस बड़ी पार्टी है, सेट करिए, अब बुला करके एजेंडा सेट करना चाहिए, या अन्य प्रकार से भी जिस तरह से भी हो कोई और भी पहल हो, उसमें वैकल्पिक एजेंडा बनना चाहिए, उसमें सारी चीजें हो सकती हैं। अब किसान का मुद्दा है, अब बताइए फिर चला गया बैकग्राउंड में किसान का मुद्दा। राष्ट्रपति के चुनाव को इस प्रकार से राजनीतिक रूप से हाईलाइट कर दिया गया कि जो मूल मुद्दा अभी किसान का चल रहा था वो पीछे गया है नहीं है। किसान के मुद्दे को तो कभी पीछे नहीं जाने देना चाहिए। जो वायदे किए गए थे उसका पालन नहीं हो रहा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो अल्टरनेटिव जो नैरेटिव है वो सेट करना चाहिए। अब आप हम ही को कहिएगा तो हम ही हैं काबिल, तो हम ही सब सेट करते हैं कि यही अल्टरनेटिव नैरेटिव।
सर लेकिन आप लोगों में अब आपको चैनल को कहाँ दिलचस्पी है सर? चैनल को दिलचस्पी है सर। आप बार-बार ये देखेंगे बोलते आगे, हैं, देखेंगे आगे। नहीं हम बार-बार ये बोलते हैं कि ये चौथी बार आपने कहा, जैसे आप लोग लोकसभा में आपने चौथी बार कहा है। नहीं, नहीं, चैनल को दिलचस्पी है सर, आपकी दिलचस्पी नहीं दिलचस्पी है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि being the topmost face of the opposition party and if you are the face against Narendra Modi in 2019, if you have to list 5 narrative and 5 alternative agenda, what would be that? Sir, I have very clearly said earlier also, I am not the face of opposition. But you had said it in 2014. Neither I can be. मुझमें न वो क्षमता है न मेरे मन में वो एस्पिरेशन। प्लीज इसको छोड़ करके बात करिएगा तो बड़ा बढ़िया बात। 5 एजेंडा बता लेकिन दीजिए। जहाँ अभी आपको कोई मिल नहीं रहा है, कोई ना कोई को तो फर्स्ट करना है, तो काहे का करिए। 5 एजेंडा। अच्छा, आज तक आप देखें जिसका नाम चलता है वो कभी जाता है। सर लेकिन आप लोगों में इतना ज्यादा इसलिए हमने अपने आप को इससे बहुत बाहर कर लिया है। इसी के लिए बाहर किया है। कभी इस चक्कर में पड़ने वाले नहीं है। सर लेकिन एक ही बताइए बताइए ना भाई, हम लोग एक छोटी पार्टी है, बिला वजह का एस्पिरेशन पालना अच्छी बात नहीं है। हुआ नहीं है, हम बार बार कह रहे हैं आपको, बात मान लीजिए, मेरी बात तो मानते नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए स्पष्ट मत है हमारा कि आज देश में अल्टरनेटिव नैरेटिव की जरूरत है। सिर्फ रिएक्टिव नैरेटिव से काम नहीं चलेगा और सिर्फ एकता की बात कर देने से भी काम नहीं चलेगा। बिहार का महागठबंधन है, वह सिर्फ विपक्षी एकता नहीं थी, उसके पास एक तो हम लोगों का जो काम किया हुआ था वो पृष्ठभूमि में था। उसके बाद आगे हम क्या करेंगे उसके बारे में डेफिनेट हमारे पास एजेंडा था और उसको लेकर हम लोग गए लोगों के सामने, तो जीत मिली है। सब चीजों को मिलाकर जीत मिली। लेकिन अगर हम ये सोच लेंगे कि सिर्फ रिएक्ट करने से, और दूसरी तरफ क्या हुआ, सिर्फ रिएक्ट कर रहे थे, अल्टरनेटिव तो कुछ था नहीं। आप किसी भी चीज को देख लीजिए, अगर बिहार के 2015 के चुनाव को गौर से आप देखिए, चाहे वो महागठबंधन का साइड हो या एनडीए का साइड, और हम लोगों ने यूनिटी भी की 2015 में, तो वो जबरदस्त यूनिटी थी। अलग अलग घटक दलों के कैंडिडेट के नाम अलग अलग नहीं घोषित हुए, जो एनडीए करने में विफल रहा। हम लोगों ने एक साथ 241 कैंडिडेट के नाम, 243 कैंडिडेट के नाम घोषित किए, एक साथ तीनों पार्टी। तो एकता भी बड़ी जबरदस्त थी, गठबंधन का फ्रेम भी बहुत क्लियर था और आगे का एजेंडा भी बहुत साफ था, साझा कार्यक्रम भी बहुत स्पष्ट था, तो सफलता मिली। और दूसरी तरफ हम एक उदाहरण दे रहे थे, अध्ययन करने के लिए हम कह रहे हैं, और दूसरी तरफ जो खिलाफ थे उनका कोई क्लियर एजेंडा भी नहीं था, वो जो कुछ भी था रिएक्टिव एजेंडा था। इसलिए देखिए सफलता नहीं मिल पाई और एकता भी वैसी नहीं थी। एनडीए के घटक दलों के उम्मीदवारों की घोषणा अलग अलग हुई, लेट तक होती रही, तो ना यूनिटी का उनका कोई पिक्चर गया, ना अल्टरनेटिव एजेंडा का पिक्चर गया, और एक तरफ यूनिटी और एजेंडा दोनों था। हम लोगों को जबरदस्त सफलता मिली। राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ गठबंधन बनाने से नहीं, गठबंधन के साथ अल्टरनेटिव नैरेटिव को भी तय करके लोगों के बीच में रखना चाहिए। और मेरी मान्यता, देखिए हम तो छोटे आदमी, हमको ऐसा लगता है कि अपोजिशन का जो दायित्व है अपोज करना, वह तो करना ही है, लेकिन उसमें जितना वक्त लगाना है उससे ज़्यादा बड़ा वक्त अपने एजेंडा को जन-जन तक पहुंचाने में लगाना। आपने नजीर पेश की थी बिहार में, तो आप ये नसीहत किसको देंगे? ये ऐसा आप पूछ रहे हैं, हम जवाब दें। सर लेकिन बिहार का एक्सपीरियंस ये भी है कि आप लोग ये क्या है, हवा है। सर आपने ही कल कहा था कि और लड़ना किससे है या कभी किससे हवा है। बांध भी देते हैं, कभी हवा बना भी देते हैं, ये तो आप लोगों के हाथ है। लेकिन सर अभी आजाद ने तो आपके पर आरोप लगाया। आजकल कहीं बांधे हुए हैं, कहीं बनाए हुए हैं, इसमें क्या है? मेरे प्रयास
प्रयास आपने किया सर सोनिया गांधी से मिलकर ऑपोजिशन यूनिटी को लेकर, दिक्कत कहाँ आ रही है? अरे भाई कोई दिक्कत वगैरह नहीं है, ये सब आप लोगों के का इंटरप्रिटेशन है जो आपको करने का मौलिक अधिकार है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो पूछा हमने जवाब दे दिया। अभी आप इतना ज्यादा एक ही चीज को घसीटने का कोई औचित्य नहीं। सर लेकिन आप लोगों में इतना शैडो बॉक्सिंग क्यों होता है? आप लोगों में इतना शैडो बॉक्सिंग क्यों होता है? अगर आप ही को कोट करें तो लड़ना किससे चाहिए, लड़ किससे चाहिए? कहाँ शैडो बॉक्सिंग हो रही? कोई शैडो बॉक्सिंग नहीं हो रही। लेकिन गुलाम नबी आजाद तो आप ही पर आरोप लगा रहे हैं कि आप ही सबसे शैडो पहले बॉक्सिंग तो नहीं हो रही, लेकिन शैडो रिपोर्टिंग जरूर हो रही उपराष्ट्रपति चुनाव में क्या बुरी चीजें कहा गया है? अभी तो उपराष्ट्रपति चुनाव होगा तो आप सब देख ही न लीजिएगा। अभी से इतना क्यों उपराष्ट्रपति के चुनाव, और हम नहीं समझते कि उपराष्ट्रपति का चुनाव इतना खास और बड़ा मुद्दा है। बेसिक मुद्दा है इस देश की जो स्थिति, जो हालात, इस पर सब लोगों को क्या करना चाहिए वो इम्पोर्टेंट। मंत्री जी आपने कहा कि 27 अगस्त को आज दिल्ली में ये भी माइक पकड़े हो, दो माइक अच्छा इधर एक बात सब भरी था, इसके बाद का शुरू से समर्थन करते आए हैं। 30 जून को जब मिडनाइट से उसमें आप नहीं गए और फैसला आजादी की तरह जश्न मनाया गया था, क्या उसके विरोध में आप नहीं गए? उसके अलावा जीएसटी से जैसे कि शराब, रियल एस्टेट, पेट्रोल को बाहर रखा गया था और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि वो चाहेंगे कि राज्य में सहमति हो, शराब को जीएसटी में इंक्लूड किया जाए। इसके लिए क्या प्रयास करेंगे? सबसे पहले तो मेरे जाने और न जाने, मेरे जाने और न जाने का प्रश्न कहाँ था? कोई किसी प्रकार का कोई इन्विटेशन तो नहीं था। केंद्र सरकार की तरफ से कोई इन्विटेशन नहीं था। केंद्र सरकार की तरफ से सांसदों को था, कई लोगों को था, विभिन्न समाज के क्षेत्रों को और जीएसटी काउंसिल को। तो हमारे प्रदेश के माननीय वाणिज्य कर मंत्री जी श्री ब्रजेंद्र प्रसाद यादव जी निरंतर जीएसटी में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और जीएसटी काउंसिल को इनवाइट किया गया था, वो हैसियत से थे और सांसदों को बुलाया गया था। तो हमारे पार्टी के 10 सांसद मौजूद थे, लेकिन हमको तो नहीं बुलाया गया। उसको भी आश्चर्य होता था जब आपके मित्र का निकाल पूछे थे, उन्होंने कहा इन्विटेशन आप ही के पास आया है क्या? मैंने उससे कहा और आप में से कतिपय लोगों ने मेरे ऑफिस से भी पूछा, तो ऑफिस ने भी उनको जवाब दे दिया था वेयर इज द इनवाइट। कोई इन्विटेशन नहीं था। ये पता नहीं बगैर कंफर्म और वेरीफाई किए हुए क्या कोई आमंत्रण था? और मुझे नहीं मालूम है कि कोई मुख्यमंत्री वहां थे नहीं थे, मुझे नहीं मालूम है। गुजरात के नहीं, हमें नहीं मालूम है। नहीं, आप बोल रहे हैं ये तो खुद थे, कोई मुख्यमंत्री को बुलाया गया था क्या? जहां तक ये बात हो गई, जिनको बुलाया गया था वो थे। और जीएसटी का जहां तक सवाल है, देखिए ये पिछले अनेक वर्षों से काम चल रहा है। यूपीए के जमाने से ही जीएसटी पर काम हुआ और आप जानते हैं जब हम एनडीए में थे तब भी हम जीएसटी के हिमायती थे और आपको अच्छी तरह मालूम है उसमें बीजेपी शासित अगर कुछ राज्य इसके विरोध में थे, तब भी बिहार सरकार उसके पक्ष में थी, बीजेपी हमारे साथ थे और यही नहीं हमारे वित्त मंत्री और वाणिज्य कर मंत्री श्री सुशील मोदी जी थे। उनको जब वो स्टैंडिंग कमेटी थी ना, पावर्ड कमेटी, उसका चेयरमैन की बात आई, उनके मन में दुविधा थी। हमने कहा ये तो राज्य का है फैसला और केंद्र से भी बात हुई, उसके चेयरमैन भी बने। तो हम लोग तो प्रारंभ से इसके हिमायती हैं और अब भी जब जीएसटी की बात आई तो हम लोग उसके पक्ष में थे। और जहाँ तक सवाल है क्या छूटा हुआ है, जितने चीजों पर सहमति बनी उतनी चीजें हैं। ये प्रारंभ से जो आप बोल रहे हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो या अल्कोहल हो, ये सारी चीजें प्रारंभ से ही अलग शुरू से ही कहा गया और जो इसकी उपलब्धि जो मैं मानता हूँ होने वाली है वो है ट्रेड में, व्यापार में ट्रांसपेरेंसी आएगी। हम
हिमायती है और एक ही प्रकार का टैक्स पूरे देश में लगेगा तो उस टैक्स की व्यवस्था को चलाना सहज होगा और इससे जो गलत कारोबार था उस पर रोक लगे। तो हम लोग इसके पक्षधर हैं और जहां जो चीज कंज्यूम हो रहा है वहां टैक्स लगेगा और एक टैक्स है। तो इस कई कारणों से हम लोग शुरू से इसके हिमायती हैं और आज भी उसको पूरा भरोसा शुरुआती तौर पे कठिनाइयां तो आ सकती है क्योंकि कोई भी नई चीज को लागू किया जाता है तो शुरुआती तौर में कई प्रकार की दिक्कतें आती हैं तो आ सकती है। लेकिन कुल मिलाकर जब ये पूरे तौर पर लागू हो चुका संविधान का संशोधन हो गया अब संविधान संशोधन के बाद तो माल और वस्तु कर प्रणाली लागू हो गई। अब ये हम लोग को सब चाहेंगे और डे वन से प्रारंभ से जब से निकल आया इसके पक्ष में क्योंकि टैक्स के मामले में यह एक रिफॉर्म और पूरे देश में एक ही प्रकार का टैक्स रहेगा तो प्रारंभ में अब रही ये छुट्टा हुआ है छुट्टा हुआ हमें कई तरह छोटी कारोबारियों की बात आई यहाँ तक मेरी जानकारी है 20 लाख तक का तो है ही नहीं टैक्स उसके आगे 75 या 80 लाख 75 लाख वहाँ तक आपको कंपाउंडिंग है कई तरह के प्रावधान है लेकिन अभी कई प्रकार की गलतफहमियां मन में होती है वो एक पसंद ऐसी चीजें तो आएंगी और ये केंद्र सरकार का काम है उसको करे और हमारे यहाँ तो राज्य में भी इसके बारे में बाजाबता ओरिएंटेशन का काम किया जा चुका है और ये निरंतर जारी रहे ताकि हमारे अधिकारी और हमारे व्यवसायी सब लोग ठीक ढंग से जीएसटी के अनुरूप काम करें। जी आपने कहा कि 27 अगस्त की जो रैली है आपकी उसमें न्योता मिलेगा तो हम जरूर जाएंगे। आप लोग अगल बगल बैठे हुए हैं और अभी तक न्योता क्यों नहीं दिया ये सवाल है। दूसरा ये है कि कई जगह से जैसे ममता बनर्जी है उन्होंने कहा कि मैं शामिल हूँ और भी कई नेता हैं जो उस रैली में शामिल हो रहे हैं तो आप तक ये न्योता अब तक क्यों नहीं आपने कहा कि न्योता आएगा तब जाएगा क्या तो टेक्निकल टेक्निकल सब न्योता मिलेगा तो जाएंगे कहीं कहता है कि बिना न्योता के पहुंच जाएंगे मिल चुका है वो मिल चुका है या नहीं हुआ इसका काहे परेशान सुशील मोदी ने फॉर्मल मिल चुका है फॉर्मल भी आ जाएगा लेकिन ये तकनीकी रूप में ही बोला जाता है। भाई आप तो इतना नजदीकी है तो न्योता की जरूरत क्या है नजदीकी में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा आप लोग से दूरी हो गई है सुशील मोदी ने कहा और पहला इसमें आज शुरू हो रहा है प्रयोग किया है समाज में कोई कठिनाई है उसको देखते हुए अगली बार सुधार हो जाएगा। सुशील मोदी ने कहा कि जब वो लालू जी के संपत्ति का खुलासा कर रहे थे उस आरजेडी के कई लोग उनके पास गए और उन्होंने यहाँ तक कहा था कि वो जेडीयू का साथ छोड़ करके आपके साथ आने के लिए हम तैयार हैं। मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है हमारे पुराने साथी रहे हैं प्रतिदिन बयान देने के आदी हैं और वो बयान देते रहते हैं बयान वो आपके लिए देते हैं हम उन बयानों को न देखते हैं न हम उस पर ध्यान देते देखते ही नहीं क्या हेडलाइन पर नजर पड़ जाते हैं डिटेल कर रही है धन्यवाद आपको कभी बचाइए वो कैसी करता है कि जो 15 चीज अंदर उसका ध्यान हो गया और पिताजी आप सब बात लगा रहे हैं देखिए इसी अटैक विक्टिम का ध्यान करके और पिताजी ने गुहार लगाया हमारे पास कोई चिट्ठी नहीं मिली लेकिन कल आपके पीटीआई का रिलीज हमने देखा तो जो चिट्ठी भेजा होगा उस समय रिलीज किया होगा आपने तो चिट्ठी तो हमारे यहाँ सेक्रेटेरिएट के थ्रू आएगी अगर भेजा होगा लेकिन पीटीआई ने जब रिलीज नहीं दिया कैसा चिट्ठी लिखा है तो हमने पीटीआई के रिलीज को ही मान लिया और उस रिलीज को चिट्ठी मानते हुए तत्काल उन्होंने प्रॉपर एक्शन का निर्देश दे दिया
यह भी जानना चाहते हैं अगर कोई ऐसी विक्टिम है और हमारी पॉलिसी बनी हुई है तो कई प्रकार इलाज में हो जो उसके बारे में कानूनी कार्रवाई का मामला हो या उसको सहायता देने का मामला हो, ये सारे प्रावधान तो उसके मुताबिक तो स्वाभाविक तौर पर मिलना चाहिए। हमने यह भी कमिश्नर को कहा है कि आप एक बात की जाए, क्योंकि कल तो संडे कल ही रिलीज था, कल ही मेरी जानकारी की बात आई, लेकिन ऐसी विक्टिम की बात को बनेर वाला हमें चाहिए उस समय तो और उस समय काफी उसके बारे में प्रॉपर एक्शन की बात नहीं हुई। तो हमने देखा कि भाई ये परिवार में नुकसान लगा तो उनको पर्याप्त मदद और सहायता दी जाएगी, इसका लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से मालूम नहीं था। पीटीआई के लिंक से हमको जानने को मिला और कल ही एक्शन लिया। आज के कुछ दैनिक समाचार पत्रों में भी आया, लेकिन हमको कल ही इसके बारे में जो कुछ भी करना है वो कर रहे हैं। और आज मेरे ख्याल से आज वो शाम में मिल रहा था, हमने कहा भी है पटना के कमिश्नर के परिवार से मिले और पूरी बात करनी और जानकारी इसमें जो पुलिस एक्शन होना था क्या करनी है सारी चीजों की जानकारी लेने और जब उन्होंने ऐसे के बारे में नियम बना दिए तो नियम के मुताबिक उनको मदद मिली या नहीं एक बहुत को देखने के लिए मुख्यमंत्री जी ये बिहार में सोशल हार्मनी को भी खराब करने की कोशिश की जा रही है। एक इंसिडेंट हुआ मुजफ्फरपुर के पास, यहाँ की फैमिली जा रही थी, उसको फोर्स टू चैंट ए पर्टिकुलर स्लोगन। तो ये खबर आपको मिली होगी क्योंकि उन्होंने शायद आपको भी ट्वीट किया है इसके बारे में। ऐसा है, हम आदमी से पूछ रहे हैं आपको कब खबर मुझको तो खबर मिली एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार मनीष जी ने परसों रात में, परसों क्या तारीख को गाड़ी लेंगे ना तो बताइएगा, आपका नाम नहीं लेंगे, हम एक्शन लिए उसी पर। तो एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार मनीष जी ने परसों 10:15 बजे रात में मुझे इसकी जानकारी दी और हमने पूछा कि कोई एफआईआर वगैरह कुछ हुआ है इसके बारे में, कोई जानकारी नहीं। हमने तत्काल उसी समय इसके बारे में एक्शन लेने के लिए और जानकारी लेने के लिए कहा। सवेरे से उस पर हुआ और मेरे कार्यालय से भी मनीष जी को भी पूछा गया और जो जिनके बारे में बताया गया कि उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ है उनसे भी फोन पर संपर्क किया गया और सारे पुलिस पदाधिकारी और प्रशासनिक पदाधिकारी को कहा गया। इसके पहले और जब उन्होंने नहीं कहा तो हमने कहा कि किसी भी न्यूज पोर्टल पर अगर ये आई हुई है खबर तो उसी को मान लेना चाहिए कंप्लेन। यहाँ डीजीपी बैठे हुए आपको बता देंगे जो उस पोर्टल पर खबर आई है, जैसे कैसे पीटीआई के चीज को ही मान लिया कि वो हमारी हमको चिट्ठी लिखी गई, उसी तरह से किसी पोर्टल पर ये खबर आई है उसी को आप इंफॉर्मेशन मानकर एक्ट करिए, उसी हिसाब से एक्शन कार्रवाई चल रही और उनसे भी संपर्क किया गया। उन्होंने कोई शिकायत नहीं दर्ज किया, शिकायत दर्ज करा देते तो मामले में और तेजी और मजबूती आती, लेकिन शिकायत नहीं दर्ज कराया। लेकिन फिर भी यह बात पोर्टल पर आई और मुझको एक जिम्मेवार और जानकार पत्रकार ने मुझको बताया तो हम उस पर एक्ट कैसे नहीं करेंगे। हाँ, मुझे अफसोस जरूर हुआ कि इसके पहले मुझे जानकारी नहीं, न तो मीडिया के माध्यम से, न प्रशासनिक सूत्रों से, न ही जो कुछ भी कई प्रकार की घटनाओं के बारे में सीएम को इनपुट प्राप्त होता है जगह जगह से, उसमें किसी में इस प्रकार की बात नहीं। इसलिए हमारे लिए ये सूचना पहली बार सूचना मिली माननीय मनीष कुमार जी के सौजन्य से और इस पर हम लोगों ने इमीडिएट जो फॉलो अप एक्शन हो सकता है वो किया है और इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। ये सब चीजें बिहार में टॉलरेट नहीं की जाएगी, इसको नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। मीरा कुमार आ रही है 6 तारीख को, आपसे मिलने के लिए समय लिया है उन्होंने?
उनके ऑफिस में चले गए लेकिन वो आ रही है राष्ट्रपति के कैंडिडेट है विपक्ष की। कोई खबर नहीं है, अब आप ही खबर दे रहे हैं, अब कुछ भी रहे। अरे तो जब तक खबर नहीं आएगा तो उस पर हम क्या रिस्पॉन्स करेंगे। चलिए बहुत धन्यवाद आपका।